रिवीजन करके इस चीज़ को ख़त्म कर दे रहे हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन आज लास्ट है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हार्ट फेलर, हार्ट हेल्दी हार्ट की कंडीशंस क्या है और हार्ट फेलर की कंडीशंस। हार्ट मसल्स वीकनेस, dilated ventricles cannot pump blood as efficiently, heart muscles become uh, यहाँ पे become slow। और ये हेल्दी हार्ट हैं। इम्यून सिस्टम्स इन्फ्लेटेशंस ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, केमोकाइन एक्सप्रेशंस, जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के अंदर जो चीज़ें डेवलप होती हैं बनती हैं। इन्फ्लामेशन, कार्डियक इंजरी, ये इतनी कैटेगरीज होती हैं। केमोकाइन एक्सप्रेशन और इन्फ्लामेशन, कार्डियक इंजरी। और ब्लड के अंदर जो होती हैं मोनोसाइट्स एक्टिविटीज़, न्यूट्रोफिल्स ब्लड के अंदर जो पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं मेलॉइड promoting factors impact and atherothrombosis, alterations in circulating lipoprotein LDL HDL। LDL का लेवल बढ़ने लगता है, HDL का लेवल कम होता है। तो इस कंडीशन में कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज या अदर ब्लॉकेज डेवलप करते हैं, जो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटिलेट्स एंड रेटिकुलर्स से मिलकर के थ्रोम्बोस बनाते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया भी कॉज होती है और ओबेसिटी, एडियोपोज टिश्यूज, मैक्रोफेजेस कंडीशंस में भी। यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज अबाउंडेंस लिकोसाइट्स, प्लेटिलेट्स, क्रॉस टेक एनिएटिस एथ्रियोमा, ये प्लक्स डेवलप हो रहा है आर्टीरियल वॉल्व के अंदर। आर्टीरियल वॉल्व्स के अंदर जब एथ्रोमा डेवलप होता है तो धीमे धीमे ये एक जैसे कि ट्यूब के अंदर कोई चीज़ डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम किसी भी दूसरी रॉड के जरिए ड्रेन कर लेते हैं। लेकिन ये जो सरफेस होता है आर्टरीज का, आर्टरीज के बीच मसल्स के अंदर ये एर्थ्रोमा पैदा होता डेवलप होता है और ये डेवलप होकर के जब बढ़ता जाता है तो एक लाइक हिल्स, एक ऊंचाव सा बन जाता है। ये एक हीलिंग से बन जाते हैं, जैसे कि एक ऊंची एक हाई हील्स कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं। इस कंडीशन में ये जब डेवलप होते जाते हैं तो ये सरफेस जो है नैरो होता जाता है और ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जोन ऑफ इस्चेमिया और उसकी ईसीजी कैसे रेट की गई है, यहाँ पर उसका ग्राफ दिया गया है। जोन ऑफ इन्फेक्शंस एंड नेक्रोसिस, फर्स्ट क्या होता है जोन ऑफ इस्चेमिया, सेकंड है जोन ऑफ इन्फेक्शंस एंड जोन ऑफ हाइपोक्सिक इंजरी, जब सेल टिश्यूज डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन इस्चेमिया की कंडीशन में, इंजरीज की कंडीशन में, और इन्फेक्शन और निक्रोसिस की कंडीशन में। अप जा रहा है एरो और डाउन एरो जा रहा है। यहाँ पे एरो अप है लेकिन नैरोइंग होता जा रहा है। ये इस्चेमिया कंडीशन में और स्ट्रेट है और फ्लो ये ज़्यादा डेवलप कर रहा है। नॉर्मल की कंडीशन में ये जो जगह है यहाँ पे देख रहे हैं राउंड शेप में ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ इंजरी की कंडीशन में ये तो नॉर्मल है, लेकिन बस यहाँ से जो है ये थोड़ा सा मूव करके कर्व होता है और
ये इस टाइप स्ट्रेट हो जाता है। इन्फेक्शन की कंडीशन में ये नर राउंड ले रहा है, लेकिन यहाँ पे एरो नीचे जा रहा है, फिर अपर, और फिर अपर के बाद फिर मिड में, और फिर इसे नैरो। तो ओवरलैपिंग जो बीटिंग जो स्पेस है वो ज़्यादा हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं जोन ऑफ इस्चेमिया टी, एस टी नोड और क्यू। क्यू नीचे जो लेंथ बढ़ रही है उस क्यू जोन कर रहे हैं, जो स्टेट जा रही है वो एस जोन है, जो लोअर स्लाइटली कर्व हो रही है वो टी जोन। इंडोकार्डियम और मायोकार्डियम यहाँ पे, और एपिकार्डियम। फिर यहाँ देख सकते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिया इंजरी इन्फेक्शन ईसीजी, नॉर्मल वेंट्रिकल वॉल्व दिस लेवल। फिर इस्चेमिया एरिया टी वेव। फिर इस्चेमिया जोन इंजरी एस टी, ये ग्राफ है। इस्चेमिया जोन, जोन ऑफ इंजुरीज इन्फ्रैक्शन क्यू। फिर इस्चेमिया इस्चेमिक जोन इन्फ्रैक्शंस। फिर है इन्फ्रैक्शन हेल्ड स्केयर, EKG इंडिकेशन ऑफ हार्ट अटैक। तो ये आपका ECG हुआ, और ये रीड करने की इसके जो रीड करने का तरीका है, मेथड है, हमें इसे अपने जहन में, अपने माइंड में रखना है, और इसी को देखते हुए हम ग्राफ को जो मैच करते हैं। अगर इसमें से इनमें से कोई ये नॉर्मल कंडीशन है, इनमें से कोई भी कंडीशन आती है तो उस हिसाब से हम उस एरिया का, उस सरफेस का, जैसे इस्चेमिया एरिया तो इस टाइप के डेवलप करेंगे तो हम मानेंगे इस्चेमिया की कंडीशन में पेशेंट है। जब वो इंजरी की कंडीशन में होगा तो इस टाइप से होगा, तो हम इसे देख करके ये समझ सकते हैं कि इंजरी हो चुकी है। इस्चेमिक जोन, जोन ऑफ इंजरी की कंडीशन में पहुंच चुका है तो क्यू लेवल बढ़ चुका है इन्फ्रैक्शन की कंडीशन में। फिर इस्चेमिक जोन, इस्चेमिक जोन में इन्फ्रैक्शन है तो इन्फेक्शंस की कंडीशन में ये सिंबल्स आएगा, पहचान सकते हैं हम। फिर ईसीजी, ईकेजी इस्चेमिया, ये ईसीजी कहें या ईकेजी। इस्चेमिक इस्चेमिया इंजरीज इन्फ्रैक्शंस इंजरी एसटी सेगमेंट यूजुअली एलिवेटेड विद इन मिनट्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ कार्डियक चेस्ट पेन। जब चेस्ट पेन होगी तो उस कंडीशन में एसटी नोट्स इस तरीके से मिलेंगे। इस्चेमिया टी वेव इनवर्ट फुल्ली बाई 2 to 4 आवर्स, 24 आवर्स के बाद हमें इस तरीके से मिलेंगे। अगर इस्चेमिया को, इंजरी को 24 आवर हो गया, इस्चेमिया की कंडीशन में बदल चुका है, तो 24 आवर के बाद इस तरीके के ग्राफ मुझे मिलेगा। एक्यूट इन्फेक्शंस की कंडीशन में पैथोलॉजिकल जब चेंजेस होते हैं क्यू वेव्स डेवलप होती है, और वोल्ट जो है 0.3 सेक और 1.3 हाइट, और क्यू आर्स बीइंग फ्रॉम इन 1 आवर। एक्यूट 1 आवर की कंडीशन में ये डेवलप, इस टाइप का डेवलप होगा। ओल्ड इन्फेक्शन, पुराना इन्फेक्शन होगा तो ये कंडीशन है एसटी सेगमेंट्स आर नॉर्मल, क्यू वेव्स रिमेन्स फॉर एवर, इस कंडीशन में होगा। इन्फ्रैक्शन, infarction, infarction or the different types of damage due to myocardial infarction, they have different manifestations on the EKG या ECG. Acute ischemia, inward T wave. Inward T wave is a symmetrical V2 V6 to V6 signifies at acute process and usually is last only few hours.
कुछ आखिर के कुछ घंटों में इंजरी एलिवेटेड ST segment signifies at acute process and usually last only few hours. If T wave is also elevated of baselines, suspect pericarditis. Location of injuries may be determined like infarct location, ST depressions, digitalize sub subendocardial infarction, exercise stress टेस्ट, ये एक पोजीशन है. एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन क्यू वेव, एलिवेटेड ST सेगमेंट इन्फेक्शन क्यू वेव, insignificant small Q wave may be normal space 5 volt and 5 V volt 6. Significant abnormal Q waves must be 1 small square 0.04 second wide or then 1/3 QRS height in lead third. Baseline ischemia injury infarction waveforms. Baseline ischemia, T wave inversions, ST depression, injury, ST elevations, infarction, पैथोलॉजिकल क्यू वेव. जब पैथोलॉजिकल कोई चेंजेस होंगे तो इस तरीके से क्यू वेव बनेगी. ECG इफेक्ट ऑफ मायोकार्डियल इस्चेमिया मैनिफेस्ट बाय चेंजेस इन T waves. Repolarization, depolarization, normal or repolarization. During ischemia or repolarization and depolarization. B. Repolarization. ये ग्राफ देख सकते हैं आप. Involution of MI, myocardial infarction. Time, normal basal, V1 to V2. LV involvement, normal basal, first position. Second, this position 2 minutes. Sorry, second, this position minutes. This position 3 hours. This position 4 day. This position 4 week. This position 5 condition 1 year. This position development. Evaluation of ECG change in myocardial infarctions. Hour यहाँ पे दूसरे तरीके से बताया गया. 0 to 4 this condition hyperacute phases. 6 hour, 12 hour, 24 hours, 96 hour, 2 week, 6 week and 1 year. Before, minutes afterwards, hours afterwards, days afterwards, weeks afterwards. 1 hours, 2 to 3 hours, 4 to 6 hour, 6 hour, 2 to 3 weeks and 4 weeks. थैंक यू. ये कंप्लीट हुआ. अब इसे जो है रिवीजन करा देते हैं आज, जो इसमें ख़ास ख़ास चीज़ें हैं. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? ए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI commonly known as heart attack occur when blood flow
decrease a stop to parts of the heart causing damage to heart muscles. Causing damage to heart muscles. The most common symptoms in chest pain are discomfort which may travel into the shoulders, arms, back, neck or jaw. Others names acute myocardial infarction MI, complication heart failure, irregular heart beating, risk factor high blood pressure, smoking, cause usually coronary artery disease. रिस्क फैक्टर जो इसमें स्मोकिंग करना है या ब्लड प्रेशर हाई होना. अब इसमें जो है ख़ास है ये ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें S5 या S10 ले सकते हैं. मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम जनरली S10 का यूज़ करते हैं, C5 प्लस F1 प्लस A1 या A3 यूज़ किया जाए तो सो बेटर है. और RE अगर कंडीशन ऐसी है तो यूज़ करें, वरना फिर RE की कोई ज़रूरत नहीं होती. अगर किया जाए तो लाइट यूज़ किया जाए. अगर हम यूज़ करते हैं, कई बार ऐसा देखा गया, अभी बीच में हमारे प्रैक्टिकल में ये ऐसा भी आया है कि RE जो है लाइट में भी कॉम्प्लिकेशन राइज करती है. तो पोजीशन जहाँ पे है, अगर नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, ब्लॉकेज को दूर करना है तो RE हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इस कंडीशन ड्यूरिंग हाई BP पेशेंट की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग RE कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है. तो जहाँ तक है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना हो तो यहाँ पे BE का इस्तेमाल कर सकते हैं. और ब्लॉकेज की कंडीशन में जब नॉर्मल कंडीशन चल रही हो तभी RE का इस्तेमाल करें, वरना फिर S10, C5, F1, A3 और BE यूज़ कर लें. और इसे प्लैक को रिमूव करने के लिए तो RE ज़रूरी है, मस्ट है. लेकिन जब हाई BP हो तो उस कंडीशन में RE संभल कर यूज़ करें. सर इसकी जगह WE कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं WE बेहतर है. ओके सर. लेकिन कार्डियक में जो गुड रिजल्ट है वो BE का बहुत अच्छा है. RE का संभाल के करना चाहिए. RE का भी रिजल्ट अच्छा है, लेकिन कभी कभी किसी पेशेंट में हाइपर एक्टिविटीज़ हो जाती है. अब यहाँ अगर पर सर ऐसी एक्टिविटीज हो जाए बाय चांस तो क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? उस कंडीशन में इसके डाइल्यूशन में जाना चाहिए, लाइटर डाइल्यूशन. ये RE की जगह पे W को जल्दी जल्दी दिया जाए जिससे वो रिकवर कर जाए. या फिर RE को 1 ड्रॉप लेकर के 1 लीटर में शेक करके उसे दिया जाए थोड़ी थोड़ी देर पे, तो सही हो जाता है. उसमें RE को ही दोबारा दे दें डाइल्यूट करके, डाइल्यूट करके नेगेटिव 1 बना कर. क्योंकि इसमें दो फेजेस होते हैं. जब हम स्ट्रॉन्ग डोज देते हैं पेशेंट के लिए, कब कौन सा स्ट्रॉन्ग डोज हो जाए ये नहीं समझ में आता, सेंसिटिविटी पे उस पर डिपेंड करता है. तो ऐसी कंडीशन में जब वो हाइपर जा रहा हो तो वहाँ पर उसको डाइल्यूट कर देना चाहिए, और डाइल्यूट कर देना चाहिए. तो और डाइल्यूट में क्या हो, उसकी नेगेटिव जो हाइपर एक्टिविटीज़ होती है वो हाइपो पे आ जाती हैं. क्योंकि ये जो RE होती है फोर्स बढ़ा देती है, ब्लड का फोर्स बढ़ा देती है. आगे फोर्स है ही नहीं कहीं डेवलप होने के लिए, कहीं आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक बना हुआ है. तो वो जा कर के पूरा ब्लड का फोर्स और जो प्रेशर होता है वो आगे नोट पे आता है. जब नोट पे आएगा तो वो कॉम्प्लिकेशंस पूरे चेस्ट में फैल जाएगी और ऐसे में सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है. अच्छा, ये LDL जो कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए S10 और S5 दोनों यूज़ किया जा सकता है. ओके. और यस सर. जब आफ्टर मील्स देते हैं तो S10 हम कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर रहे होते हैं. ये देख सकते हैं यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन टाइप 2. ये वॉल्व के अंदर ही ये प्लॉक्स डेवलप हो रहे हैं. प्लॉक आर्टरी के अंदर नहीं है बल्कि आर्टरी के वॉल्व के अंदर ही है. एक कॉल आ रही बार बार, जैसा हम उसे मैनेज कर लें कि वो पेशेंट की है, शायद इमरजेंसी कोई हो.
कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर है S5 S10 दोनों यहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं। ये मसल्स डैमेज की कंडीशन में रिपेयर करने के लिए मसल्स को S5 C5 या S10 C5, जब हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में S5 या S10 C5 A3 और F1 RE देते हैं तो इससे मसल्स रिपेयर होती है और रिकंस्ट्रक्ट होती है, कंस्ट्रक्शन नया होता है, जिससे ये डैमेज सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और रिफ्रेश हो जाते हैं कोई भी बॉडी का ऑर्गन। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए भी आपके पास है, आप इसे देख लेंगे। और ये है कॉज किस तरीके से बढ़ता है। लिपोप्रोटीन, और इसमें कोऑपरेटिव क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो चीज़ यहाँ पे हमने ऐड की है। फॉर्म्ड मेनली इन द लीवर, कंसिस्ट triglycerides, phospholipids, cholesterols, proteins, main transports from lipids in the blood, fats insoluble in waters, the proteins, phospholipids। ये इसके लिए मुझे कोई ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, जो किडनी फिल्टर की मेडिसिन है SCC6 मैनेज करेगी, और लीवर से जो मैनेज होगा ये S5 और C5 के जरिए। इसमें न्यूट्रिशंस के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, अपने पेशेंट्स को एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ट्रीटमेंट्स हमने यहाँ दिया है। ब्लॉकेज के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटिव सिस्टम और कार्डियक सिस्टम दोनों की मेडिसिन है। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, केराटिनाइन अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इसी मेडिसिन को दिया जाता है। SCC6 A3 दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर तीनों सेक्शंस एक साथ काम कर रहा होता है, कार्डियक, आर्टीरियल एंड वेनस। पूरा कार्डियक सिस्टम भी आ जाता है और वेनस सिस्टम भी आ जाता है। तो बेहतर है कि A1 की जगह पे A3 इस्तेमाल किया जाए जब केराटिनाइन इंक्रीज कर रहा हो। इसमें तो अब कुछ दिख नहीं रहा मुझे रिवाइज करने के लिए। अब आप लोगों को पढ़ना है और इसको तैयार करना है। और तैयार क्या करना है, इसमें सिर्फ जब आपको कहीं ऐसा कुछ डाउट हो तो उसे देख लेना है, और इन केस अगर नहीं समझ आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। लंबा चला ये क्लास सेशन। अब इसके बाद लीवर तैयार कर रहे हैं, और कल उम्मीद है कि लीवर शायद स्टार्ट हो जाए, लीवर डिजीज पे। सर एक बात पूछनी थी। जी बोलिए। आजकल जो ज्यादातर केसेस जो लीवर के ही आ रहे हैं वैसे तो, जी, लेकिन मेरे पास जो ज्यादा केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये आपके सर्वाइकल की। अच्छा, तो इसको कैसे एक बार पिक्चर से आप समझा सकते हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि सर्वाइकल। हाँ जी। अभी मैंने एक से डिस्कस किया था, उसने कहा अगर वो टिश्यू पे अटैक करता है या फिर मुद्दबरी होती है नस तो पैरालाइज हो जाता है। देखिए, पैरालाइज जब होगा जब नर्व दब जाती है, पुश हो जाती है। तो नर्व पुश होने के लिए तो EH की मेडिसिन तो इतना कर सकती है, उस जगह को ओपन कर सकती है, उस सरफेस को सॉफ्ट कर सकती है, अगर वो दब करके
मतलब रैप्चर होने के बाद जो है वो ड्राई हो चुकी है, उसमें सेंसलेस हो गई है, तो उससे हम रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पुश हो रही है तो उसके लिए ये फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होता है। जो ट्रैक्शंस होता है, बेल्ट लगा करके इस सर्वाइकल को जर्क देते हैं, खींचते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है ईएच की मेडिसिन के साथ साथ, तब जाके रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अगर सिर्फ मेडिसिन दी जाए तो सर्वाइकल के अंदर अगर किसी तरीके की इंजरी है तो पूरा पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पेन में रिलीफ मिल सकता है, सेंसलेस सेंसलेशन थोड़ा सेंसेस जो सेंसलेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और फीलिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर और गिडीनेस आ रही है, उस चीज से कहते हैं आपका गिडीनेस आ रही है, चक्कर ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर वहाँ से फोल्ड नहीं हट रहा है तो गिडनेस आती रहेगी, कितनी भी अच्छी मेडिसिन दे देंगे और तो भी वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट आने के लिए फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ेगा। एक्सरसाइज मस्ट है सर्वाइकल के लिए। ज्यादा है जिसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो मैनेज करना पड़ता है, और ये तमाम से यूट्यूब पे भी एक्सरसाइज हैं सर्वाइकल के। लाइट एक्सरसाइज करना होता है, पहले देखिए, अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपना आयल दें और जो मेडिसिन है वो चलाएं। तो वो जो कंजेशन है, जो इन्फ्लामेशन है, जब ख़त्म होगा तो थोड़ा सा उनका मूवमेंट शुरू होगा। जब मूवमेंट शुरू होगा तो थोड़े 2 4 6 दिन ऐसा लगेगा कि उनको करने से ज़्यादा पेन हो रही है और कुछ चक्कर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो कंटिन्यू होते जाएंगे, गिरनेस भी ख़त्म होती जाएगी और उनकी जो है फीलिंग बेटर होती जाएगी। क्योंकि हमारे साथ भी पेशेंट्स में कई बार ऐसा देखा गया है, लेकिन उनको फिजियोथेरेपी में भेजा गया और 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन हो गई। 1 वीक लगा उन्हें सही होने में। ओके सर। लेकिन जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, सर्वाइकल डिस्क है, और वहाँ पे हमने मेडिसिन दी इन्फ्लामेशन ख़त्म करने की। जब तक इन्फ्लामेशन नहीं ख़त्म होगा तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा पेन होगी, सीवियर पेन होगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सर वो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए बीई देनी पड़ेगी? बोनल और जॉइंट्स का अगर इन्फ्लामेशन है तो S5C4 A3 L1G मैं सर लिख लेती हूँ, लिख लें। पेन दो जल्दी से। हाँ जी सर, बता दीजिए। S5C4 C4 अगर बोन की है तो? हाँ, C4 A3 L1G। बहुत ज्यादा पेन है तो सर मसल्स की इसमें कोई मेडिसिन दूं? S5 आ गई, S5 S5 आ गई। ओके सर, ठीक है सर। मस्कुलर बोन पेन, मस्कुलर इन्फ्लामेशन, ये दोनों जो है S5 A3 G L1 के साथ आ गई। ओके सर। अब नर्व के लिए जो है अलग से आप जो ऑयल एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए देंगे वो हो जाएगा। सर और एक बार और ऑयल का एक बार और बता दीजिए। S5 S5 C5 S5 C5 हाँ जी। A2 A2 G GE RE GE RE RE दोनों इलेक्ट्रिसिटी साथ दोनों दे सकते इलेक्ट्रिक से, बहुत एक कंस्ट्रक्शन एक रिलैक्सेशन के लिए होती है। हैं? ओके सर, एक्सटर्नल, यानी कि ऑयल में दोनों होंगे। हाँ एक्सटर्नल तो यूज़ कर लेंगे लेकिन इंटरनल नहीं यूज़ करें। इंटरनल अगर यूज़ करना है तो अल्टरनेट यूज़ करेंगे। ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, इसके अंदर L1 भी मिला देंगे। L1 कभी कई बार ऐसा होता है लिम्फ नोड भी लॉन्च हो जाती हैं स्वेलिंग की जगह पे, अगर यस डिस्क में पुश हो गई हैं तो L1 जो है लिम्फ नोड्स को डिसॉल्व कर देती है और कंजेशन को दूर करती है, लिम्फ कंजेशन को। यस सर। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे स्क्रीन पर खोल रखा है, अभी इसको फाइनल शेप देना बाकी है, तो ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिस दिन हो जाता है। क्योंकि हमारे 3 दिन से कंप्यूटर डिस्टर्ब था, नेट भी डिस्टर्ब था, इसलिए सैटरडे संडे हमारा प्रोग्राम भी नहीं हुआ। बाद में मैसेज डालनी पड़ी कि नहीं ले सकते।
तो इसी वजह से अब ये जो कंप्लीट हो जाता है, और अब तक कंप्लीट हो गया तो आज ये हम आपको डाल देते हैं। तो ये हम सेंड कर दे रहे हैं, स्टडीज़ किस तरीके से कंडीशंस बनती है, अगर ज़रूरत होगी तो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ये ईसीजी स्टडीज़ हैं कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। ओके, ओके सर। एनी डाउट्स वगैरह हो तो पूछ ले, क्योंकि आज बस थोड़ा ही था, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। एक्सक्यूज मी सर जी, जी उदीपा मैम का आप बता रहे थे ना ऑयल के बारे में, जी S5C5A2GREL1 जी। कितनी ड्रॉप्स दे देंगे? आयल के 50 ml ऑयल, आयल के अंदर 50 ml। 5 ड्रॉप कर लीजिए मेडिसिन, और 10 ड्रॉप इलेक्ट्रिसिटी कर दिए, 20 ड्रॉप कर दिए इलेक्ट्रिसिटी। ओके, D3 नहीं, आपके लिए तो D3 अगर दे रहे हैं तो 5 ड्रॉप रखें, 5 मेडिसिन है इलेक्ट्रिसिटी, और 3 ड्रॉप्स मेडिसिन कर दें। 10 ड्रॉप्स इलेक्ट्रिसिटी। 10 नहीं है, आप 5 करेंगे, वो D3 से यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप हाँ जी, 5 ड्रॉप रखेंगे। 5 ड्रॉप्स मेडिसिन है, इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप्स है ना? नहीं नहीं नहीं, 3 ड्रॉप्स मेडिसिन रखेंगे, क्योंकि आपकी हाँ जी, मेडिसिन D3 में होगी, हाँ जी, हाँ और जी। 5 ड्रॉप इलेक्ट्रिसिटी कर दें। ओके 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 सर। यहाँ पे रीनल फेल का हमने रखा था, यूरेमिया। उसको बोलिए सर जी, किसे? वो रेनल फेलियर का। हाँ, ये है, इसका हमने तैयार कर दिया, अब कल ना तो इसे चला देंगे। कल कल करेंगे, कराएंगे इसको। हाँ, यूरेमिया है, अच्छा यूरेमिया, क्योंकि है, अच्छा प्रोग्राम तैयार हो गया है। अच्छा और अच्छा, सर ठीक है। आई थिंक कल मैटी जी का बर्थडे है। आज हो गया ना, अच्छा आज था। 11/9, हाँ जा 11 जनवरी था आज था। सर आज तो 11 जनवरी है, राइट। जी, बीच में कोई प्रोग्राम सेट नहीं हो पाया, इसलिए कुछ हुआ भी नहीं। ये है ट्रीटमेंट्स, देख सकते हैं यूरेमिया का। सर इसी के कह के पेशेंट आएंगे कि यूरीमिया प्रॉब्लम है हमें? नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे, हमें डायग्नोस करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, सब सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, दी गई हैं, किस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे। ओके ओके। Renal failure can progress from mild to severe. Uremia is the most severe, also known as end stage of renal disease (ESRD). कहते हैं, the body is unable to maintain homeostasis or maintains electrolytes balance. No water are excreted by the kidneys. Renal function 5% and less than. Many bodies system are affected and patient is asymptomatic. अब इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है, डिफरेंस डायग्नोसिस में क्या क्या, हेपेटिक होता है, इंसेफ्लोपैथी, हाइपरटेंशन है, इंसेफ्लोपैथी है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपो नेट्रीमिया है, हाइपर नेट्रीमिया है, और सब ड्यूरल हेमेप्टोमा है, हाइपर सोमेलोराकोमा है, एल्जीमर डिजीज़ है, स्टेटस एपिलेप्टिक्स है, इंट्राकैरेनियल हेमरेजेस है। तो इस तरीके से ये सब सारी डायग्नोस करेंगे, और इसके अंदर पता ये चलता है जब हम डायग्नोस कराते हैं केराटिनाइन का, उस वक्त केराटिनाइन बढ़ रहा हो, और किडनी की सोनोग्राफी कराने पे किडनी साइज़ कम हो गई हो, और बॉडी में स्वेलिंग बढ़ गई हो, और वॉमिट कंटिन्यू हो रही हो, बीपी हाई जा रहा हो, तो ये यूरेनिमिया के सिम्टम्स होते हैं। और रिपोर्ट जब कराते हैं तो उसमें क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आता है, सोनोग्राफी में जो किडनी है, किडनी की साइज़ छोटी हो जाती है, ड्राई होती है, सूखती जाती है, छोटी होती जाती है। तो अभी यूरेमिया के केस ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, लीवर फेल है, किडनी फेल है, तो अब हम लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ थोड़ा सा उतरते हैं, और क्योंकि अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा इसमें नाम भी है, और अगर रिज़ल्ट मिल जाता है तो, और पेशेंट को रिज़ल्ट मिलता है। ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है इस ट्रीटमेंट से ये यूरेमिया ठीक हो जाता है? हाँ, ये मतलब
यही इसकी मेडिसिन है, इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं है। और ये बाय बुक भी है और प्रैक्टिकली भी ये है भी कि इससे भी ठीक हुआ है पेशेंट। तो सर किडनी के जो डायलिसिस पे आ जाते हैं लोग, वो भी ठीक हो जाते हैं इन मेडिसिन से? हाँ, कंटिन्यू डायलिसिस फिर भी कंटिन्यू रखना पड़ता है। डायलिसिस इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वो पहले से मेडिसिन लिए हुए होते हैं और किडनी पूरी तरीके से काम नहीं करती। जब तक 75% तक किडनी रिकवर नहीं हो पाती तब तक उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस की ज़रूरत वहाँ पड़ती है या तो बीपी कंट्रोल ना हो रहा हो, या फिर वॉमिट कंट्रोल ना हो रही हो, या फिर यूरिन पास नहीं हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है, तब जा कर के मुझे पेशेंट्स को डायलिसिस पर रिकमेंड किया जाता है। और अगर पेशेंट आ रहा है डायलिसिस वाला है तो डायलिसिस होने दें। और क्योंकि डायलिसिस वाले जब कॉम्प्लिकेशंस होती है तो पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, केरेटिनाइन चेक करते हैं, केरेटिनाइन जब बढ़ जाता है तो उसे डायलिसिस पे लेते हैं, डायलिसिस करते हैं। तो हफ्ते में किसी का होता है, किसी का 15 दिन में, किसी का हफ्ते में 2 बार, वीक में 2 टाइम्स करवाते हैं, और किसी को अल्टरनेट डेज होता है। तो मेडिसिन तो अपनी कंटिन्यू, क्योंकि वो चाहते हैं डायलिसिस, क्योंकि अभी कई पेशेंट ऐसे देखे गए हैं कि 5 साल 6 साल हो गया है, डायलिसिस हुआ है, 16 17 बार डायलिसिस हुआ, अभी कोई डायलिसिस नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट हाँ, इलेक्ट्रो से भी है, अदर से भी है, आयुर्वेद के भी कुछ लोग मिले हुए हैं जो ट्रीटमेंट कराया हुआ है और उससे भी उन लोगों को डायलिसिस बंद हो चुकी है। तो इलेक्ट्रो से तो उससे बेटर है आयुर्वेद से भी, तो रिजल्ट मिलता है। तो डायलिसिस कभी कंट्रोल रोकना नहीं चाहिए, डायलिसिस खुद डॉक्टर बंद कर देता है। क्योंकि जिस पेशेंट की हम बात बता रहे हैं वो पेशेंट जो जो भी पेशेंट थे, वो डॉक्टर्स ने डायलिसिस करना खुद ब खुद बंद कर दिया, कहा कि अब ज़रूरत नहीं है, क्रेटिनाइन नॉर्मल जा रहा है। तो क्रेटिनाइन नॉर्मल ही जाता है तभी जाके डायलिसिस बंद की जाती है, यूरिन रेगुलराइज हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। पर इसमें तो वाटर ज्यादा देते नहीं है किडनी की प्रॉब्लम में, तो उस समय हमें मेडिसिन को कैसे देना चाहिए? मेडिसिन को जैसे ड्रॉप में दे रहे हैं, जिस तरीके से ड्रॉप में दे सकते हैं। देखिए, वाटर कब आप नहीं देंगे, जब यूरिन पास नहीं होगा, यूरिन कलेक्शन बढ़ेगा और ये जो वाटर जाएगा वो सेल्स के अंदर कलेक्शन इसका बढ़ेगा, पास नहीं होगा बॉडी से। जब पास नहीं होगा तो फिर तो वाटर नहीं दे सकते। हमारा भी जो पेशेंट ये चल रहा था उसके अंदर यूरिन रेगुलर हो रहा है, टोटल मेडिसिन दी जा रही है, वाटर में कोई कमी नहीं की गई और कहीं कोई बॉडी के अंदर स्वेलिंग नहीं है। हाँ, बीच में बीपी राइज कर गया था, तो यहाँ पे वो लोग कांटेक्ट में थे डायलिसिस वालों के, तो उनसे बीपी की कोई मेडिसिन लिखवाया, इलेक्ट्रो की जो मेडिसिन दी गई उतना अच्छा काम नहीं किया। क्यों, रीज़न क्या था कि उन लोगों ने हेडेक के अंदर खुद से मेडिसिन ले ली थी कहीं, तो खुद से मेडिसिन लेने के बाद वो हाइपर एसिडिटी उनको लगने लगी, बीपी राइज हो गया। तो उस कंडीशन में फिर हम, तो वहाँ से वो जब बीपी की मेडिसिन लिया तो वो बीपी कंट्रोल है। लेकिन जो यूरिन फ्लो है, डॉक्टर कह रहा है जब तक यूरिन बंद नहीं होता तब तक हम कंटिन्यू डायलिसिस नहीं करेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है, और डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक यूरिन कंटिन्यू होगा, बीपी नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल हो गया, वॉमिट भी कुछ नहीं है। ओके सर। तो ये क्या है कि जो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट चल रहा हो, अगर किडनी फेल का पेशेंट हो तो उसके डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट पहले नंबर पे बंद नहीं कराना चाहिए, अपनी मेडिसिन को चालू कर दें, उनकी मेडिसिन को थोड़ा थोड़ा कम करते जाना चाहिए। और डॉक्टर खुद ब खुद जब नॉर्मल हर चीज़ रहेगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, यूरिन पास होता रहेगा और रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, तो वो खुद मेडिसिन हटाते जाते हैं, क्योंकि हमें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद हटाते जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से अपने हाथ में लेने से बेहतर है कि एक डायलिसिस के जहाँ पे पहले दिखा रहा होता है उसको कांटेक्ट में रखना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ खा लेता है और इमरजेंसी में हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, हम लोगों के पास हॉस्पिटल होते नहीं, तो इसलिए हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते, और ख़ास करके किडनी फेल का। ठीक है। ओके सर। सर जी, और हफ्ते में दिन बाद डायलिसिस हो रहा है उनको भी ठीक हो सकता है? हो सकता है, ये जो हमने पेशेंट का बताया है ये हफ्ते में हाँ जी। तो अल्टरनेट डेज होता था डायलिसिस। ओ अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है। सर इनको यही वाला ट्रीटमेंट दिया था, हाँ, ज्वाइन वाला? यही ट्रीटमेंट है। ओके सर।
ये 1 मिनट देख लेते लाइफ साइंस पे, अगर कोई सेशन बनता है तो करवा देते हैं, क्योंकि आज जो है हमारे पास प्रोग्राम कम था, कंप्लीट हो गया, इसलिए क्वेश्चन आंसर का ही था कि पूरे जो टॉपिक में जो क्वेश्चन आंसर रहा, कुछ डाउट हो उसे क्लियर किया जाए। ये लाइफ साइंस पे देखें, उसके बाद फिर हम आगे क्लोज करते हैं प्रोग्राम्स को। Hello, good afternoon to all of you. Good evening to all of you. I am from Life Science, and today we are going to discuss about metabolism at a very basic level. First of all, I would like to talk about this thing, the ATP, as it is very much important in our body, as it is the currency of our cell to perform any type of activity by our body at the metabolic level. ATP is very much essential, and as we could see here, as here a structure is being drawn, and he's moving, he's doing his exercise, and he needs energy, and the structure is the mitochondria, which use oxygen which we inhale through our nose, and from our lungs it get diffused into our bloodstream, and glucose is there in our body by intake of food. Oxygen get combined with glucose and form carbon and water plus energy. Carbon dioxide, water and energy. Carbon dioxide as we exhale out from our nose, and water, it is present in our body, and it is also the present in certain proportion in our exhaust air. And energy, the energy which we obtain by the breakdown of glucose, if we utilize it for various purposes such as metabolism of the metabolic activity of the mind, heart, and lungs, kidney, liver, etc. Energy is required in the form of ATP. So cellular transpiration turns glucose. So cellular transpiration turns glucose chemical energy into ATP usable energy. Glucose get changed into an ATP. What kind of viscosity is this? यहाँ पे at here the glucose is get changed into the ATP because glucose is not of any use in our body. ATP, when the glucose form ATP, then our body could only be utilize it. As we could see the ATP structure, when this phosphate bond get break, the energy is released. When any type of the bond is break, the energy is released, and that energy is mainly being used to perform rest of the activity of our body. ATP is the energy the cell can use to do work like currency, money. Only this molecule is the right type of energy the cell can use. You can't buy grocery means that you can't buy any of the thing from the grocery if you don't have money. In the same way, you can't do any type of activity in the body if you don't have ATP. Energy is stored in the phosphate bond. You could see this, there is the phosphate bond. Here is this phosphate bond, this phosphate bond, and this phosphate bond. Adenosine triphosphate. Adenosine means adenine. It is also having the ribose structure along with it, and it contains 3 phosphate bond, and all this bond contain the energy. The energy of bond between phosphate this and this is known as the alpha phosphate, this is known as beta phosphate, and this is gamma phosphate. The phosphate between the beta and gamma phosphate is very much high energy level. When the bond get break down, the energy is released. The bond between the phosphate alpha and phosphate beta is less, so when this bond will break in an adverse condition, the energy will release in a very small amount in comparison to the bond energy of phosphate gamma and phosphate beta. And this phosphate is known as the phosphate alpha, and this is the ribose sugar. When this bond get break, it released a very minimal amount of energy, so the maximum energy which we obtain is only from the form of ATP.
ATP, and less energy which we are obtaining is from the ADP by the breakdown of the phosphate beta and alpha bond, and the very least energy which we obtain from the phosphate which have the bond with the ribose sugar. Energy is released when the phosphate bonds are broken. You could simply see it here. The energy is absorbed into the ATP, and ATP, after forming the ATP release the energy in to perform the different types of work in the body. Then again the ADP will combine with the phosphate in presence of the energy, and then energy in energy form the energy is absorbed and by the food, and then again ATP is formed. This cycle mainly take place. Now we will discuss a very much basic level of study related to this. There is two types of reaction which is very much important to know. The chemical reaction are mainly of two types. There is the always involve the breaking of bond and the forming of bond. Energy is needed to break the bond and released when bond are formed. The chemical reactions are accompanied by the change in the energy, mainly in the form of the heat. As you could see that there are two types of reaction. One is the endothermic reaction, in which the energy is involved, and in an exothermic reaction the energy is mainly being released. Exothermic reaction, exo means exit, endo means inside. Endo means inside, thermic means the heat energy is absorbed. After the reaction the system is cooled down, and in exothermic reaction the energy is released. The system get heat up as there is the loss of energy, so we could measure the heat energy by the help of the thermometer in the exothermic reaction, whereas in endothermic reaction we obtain the level of the thermometer get downfall because the system cool down as the energy is absorbed. There is the huge difference in these two processes. Suppose if we take an ice and put it at the room temperature at the table, then it will be the endothermic reaction, because the ice will try to absorb the heat energy from the surrounding of the table and get turned and melt down into a water. Then the process is known as the endothermic reaction. And if we take the water and we applied the heat energy to it, and then the water get changed into the vapor, and at that time the water get hot and heated, then we could simply see the exothermic process. This is a very small process, but which is only for the understanding level, but in chemical way the things are totally different. In endothermic reaction the system get cooled down as the energy is absorbed in the chemical reaction. Heat energy is absorbed, so when the heat energy is absorbed to the system, to the chemical reaction, then the environment become cool. When the heat is absorbed, the heat is being taken into the system. At that time the system get cooled, and in this system the heat is being released into the atmosphere, and by the release of the heat into the atmosphere the temperature of the system get raised up. So that is the basic difference between the endothermic and exothermic reaction. You could hear in this slide, in which the heat is given out is known as exothermic. A reaction in which heat is taken in is known as the endothermic. There is the combustion of hydrocarbon, and there is the enthalpy H, positive enthalpy in endothermic process and negative enthalpy in case of endothermic process. Only this much is for your lecture for today, because we are going to study, as we had study our lecture through the elementary level of metabolism. So if anybody is having any type of queries or question, you could simply ask this thing at this time.
Does anybody have any type of question? Okay. Thank you. Good night. तो गुड नाइट सर। गुड नाइट। ये रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है अकॉर्डिंग इन्फेक्शन या प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग तो आज कर लें, और कल से जो है नया सब्जेक्ट नया टॉपिक होगा। ओके सर, अगर नो क्वेश्चन सर। तो गुड नाइट का लिए आज जल्दी रेस्ट मिल गया। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड आल्सो, नाइट गुड सर। नाइट आल्सो, गुड नाइट। Good day, sir.